हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम ये पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। पहला टॉपिक हमारा साइंस है। साइंस में जो पहला सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं वो फिजिक्स का है। फिजिक्स में यूनिट 1 है। तो यूनिट 1 का जो पहला चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है? प्रकाश का गोलीय दर्पण पर परावर्तन। ये हमारा पहला चैप्टर है, यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर। तो पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बता दूं कि जो है कैसे हमें पढ़ना है और हम कैसे कैसे स्ट्रेटजी रखेंगे इस बार के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। आपको पता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम फरवरी से शुरू हो जाते हैं, या फिर अगर हद तक होती है, लेट होता है तो मार्च के पहले वीक से शुरू हो जाते हैं। वैसे मिडिल फेब तक स्टार्ट होता है एग्ज़ाम। लेकिन हमें स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है और हमें एग्ज़ाम में अच्छा एक नंबर स्कोर कैसे करना है, पहले मैं उस पर बात करूँगी। उसके बाद मैं चैप्टर को आपको पढ़ाऊँगी। ठीक, सबसे पहली बात देखिए, आपको क्या होता है, हाई स्कूल में कितने नंबर होते हैं? हर सब्जेक्ट में 70 नंबर मिलते हैं और 30 जो है आपको प्रैक्टिकल का मिलता है। 30 तो सबका कंफर्म होता है। अब यहाँ मेन आप लड़ाई 70 पे होती है। 70 में से आपको मैक्सिमम स्कोर करना होता है ना। अब इस 70 में आपको ऐसा, अब साइंस में अगर हम बात करें तो 3 सब्जेक्ट हमें पढ़ने को मिलते हैं। एक तो फिजिक्स है, दूसरा केमिस्ट्री आता है, तीसरा बायोलॉजी आता है। और फिजिक्स में हम कहें तो कुछ चैप्टर फिजिक्स के आते हैं, कुछ चैप्टर और केमिस्ट्री के और कुछ बायोलॉजी के एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो फिजिक्स में देखिए जो है अभी पहला चैप्टर जो अभी हम पढ़ने चल रहे हैं उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा का मतलब ये है कि जब आप लॉन्ग क्वेश्चन पे आएंगे तो वहाँ पे डेरिवेशन आपसे पूछा जाता है और उसके अलावा कुछ डेफिनेशंस आपसे, कुछ परिभाषाएं पूछी जाती हैं, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, ये सभी आपसे पूछे जाते हैं। और कुछ फार्मूला के आपसे जो है डेरिवेशन पूछ लिया जाता है। इसके ऊपर जो आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं, प्रश्नावली जो आपने अपनी बुक में देखे होंगे, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आपसे पूछा जाता है। गोलीय दर्पण का परावर्तन वगैरह पूछा जाता है, फोकस दूरी पूछी जाती है। तो ये सभी जितने भी पहले चैप्टर में है वो यूनिट 1 का जो पहला चैप्टर है उससे आप अगर देखेंगे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है जहाँ से क्वेश्चन ना बनने। मतलब ये है कि हमें पूरा चैप्टर पहला वाला घोल के एकदम पी लेना है। समझ रहे हो? चलो, और हाँ एक चीज़ और, इस वीडियो को हर एक उस बच्चे तक शेयर कर दीजिएगा जो इस बार 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं। 2024 में जिनका एग्ज़ाम है उन तक ये वीडियो आपकी जिम्मेदारी है पहुंचाना, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको बेहतर टू बेहतर कंटेंट देने का, बेहतर से बेहतर पढ़ाने का। आपने जो भी अपनी क्लासेस में, रेगुलर क्लासेस में मिस कर दिया होगा वो भी मैं आपको बताऊँगी। बिल्कुल क्लास वाला फील आएगा। आपको बस ध्यान से वीडियो को देखते चलना है। जो भी ना समझ में आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट, अपना जो भी आपको प्रॉब्लम है वो अपना लिख सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका आंसर आपको रिप्लाई ज़रूर से मिलेगा, ये मेरा वादा है। तो चलो, और ऐसी कोई भी बात है जो आपको नहीं समझ में आ रही है वो भी आप बोलेंगे, वो भी आप लिखेंगे उसमें। ओके, समझ गए सारी बात? और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलो अब पहला चैप्टर ये है। और हाँ, अभी मैंने बोला कि मैं स्ट्रैटेजी पे एक वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, मैं स्ट्रैटेजी पे एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको ये बताऊंगी कि आपको कॉपी कैसे लिखनी है। ठीक है, और उसके बाद मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कैसे करना है और कहाँ कहाँ पे क्वेश्चंस हैं जो आपको फोकस करके पढ़ने हैं, उसको बार बार आपको रिवीजन करना है। ये मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगी। वो वीडियो आप वेट करिएगा, इंतज़ार करिएगा, थोड़े दिनों में, 2-4 दिन में आएगा वो वीडियो। तो उसको आपको देखना है कैसे मैं उसमें हर एक चीज़ बताऊंगी। आपको बोर्ड की कॉपी कैसे लिखनी है, क्योंकि ये पहली बार है जो आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे। क्या क्या चीज़ें आपको लेकर जानी होती हैं वहाँ पे, क्या क्या ऐसी चीज़ें जो नहीं लेके जानी है, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान रखना है बोर्ड के एग्ज़ाम के टाइम पे, कैसे आपको अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखना है ताकि आप एक अच्छा परफॉर्म कर सको बोर्ड एग्ज़ाम में, वो सभी मैं आपको बताऊँगी। पर उसके पहले अभी ये जो थोड़ा सा मैं पढ़ा रही हूँ आप उसको पढ़ें, नोट करें। अगर आपके पास पहले से अपने क्लासेस पढ़े होंगे, आप स्कूल जाते होंगे, नोट किया होगा आपने, तो आपको उसको रिवाइज करना है। नया पॉइंट आपको अगर कोई लगता है तो आपको उसको नोट कर लेना है। ओके, चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं यूनिट 1 का चैप्टर 1, जो कि चैप्टर 1 क्या है? प्रकाश का गोलीय दर्पण पर परावर्तन। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये पढ़ना है कि प्रकाश होता क्या है। आपने देखा होगा लाइट हमें दिख रही है, पर क्या जो है हमारी आँख में वो जो लाइट हमें हमारी आंखों में दिखाई देती है, जिसके हम किसी चीज़ को देख सकते हैं, तो वो प्रकाश पहले होता क्या है ये हमें समझना पहले ज़रूरी है। तो प्रकाश क्या होता है, इसकी परिभाषा देखिए क्या लिखी गई है।
ऐसा विकिरण, क्या लिखा है, ऐसा विकिरण मतलब कोई ऐसी किरण जो किसी वस्तु पर पड़े और लौट कर, कोई ऐसी विकिरण जो किसी वस्तु पर पड़ रही है और वही विकिरण उस वस्तु से लौटकर हमारी आँखों में पड़ रही है, जिसके कारण से हमें क्या हो रहा है, वस्तु हमें दिखाई देने लगी। वस्तु हमें कब दिखाई देती है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या हमारी आंखों में रोशनी होती है, तो कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं, कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ। अगर जिनका आंसर है नहीं तो वो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर कह रहे हैं कि आपकी आंखों में रोशनी होती है तो बिल्कुल गलत है। अगर हमारी आंखों में रोशनी होती तो क्या हम रात में भी कोई चीज़ देख सकते थे बिना किसी लाइट के यूज़ के? नहीं देख सकते। इसका मतलब ये है कि हमारी आंखों में रोशनी नहीं होती है। जब कोई किरण हमारी कोई वस्तु पर पड़ती है, उस वस्तु से हमारी आंखों में आती है तो हमें वो वस्तु दिखाई देने लगती है। रात में हम क्या करते हैं, अंधेरा होता है, टॉर्च का यूज़ करते हैं, हम टॉर्च जलाते हैं, वहाँ की जो टॉर्च की लाइट होती है वस्तु पे जाती है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में दिखती है, फिर हम उस वस्तु को देख पाते हैं। समझ रहे हो ना? आपके ही लाइफ से बिल्कुल रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी ताकि आप कोई भी परेशानी ना हो। और ये डेफिनेशन अगर आपने नहीं लिखी है तो नोट कर लीजिएगा, आपसे प्रकाश की डेफिनेशन पूछी जाती है। तो ऐसे लिखेंगे, ऐसा विकिरण जो किसी वस्तु पर पड़े और लौटकर हमारी आंखों में प्रवेश करे और इस प्रकार हमें वस्तु दिखाई देने लगे, तो इसी के कहते हैं हम प्रकाश। अर्थात ऐसा विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। क्या करता है? संवेदित करता है। क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। इसको कहते हैं लाइट। ओके, चलिए अगला देखते हैं। दूसरी डेफिनेशन आपसे एग्जाम में कौन सी पूछी जाती है? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? देखिए, जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर, ये लिखा हुआ है तल, मिट गया, तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। क्या लिखा है? जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। तो जो वापस लौट गया उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्शन। आपने पढ़ा होगा ना रिफ्लेक्शन। तो जब कोई प्रकाश किसी पॉलिशदार सतह या चिकने तल पर गिरता है और उसका जो उस प्रकाश का जो अधिकांश भाग है, ज़्यादातर भाग वापस जैसे आया उसी रास्ते पे वापस लौट गया, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, जिसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। ओके, अब देखिए प्रकाश का परावर्तन आप समझेंगे कैसे कि ये प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। जैसे मान लिया आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, कोई एक एग्ज़ाम्पल, जैसे आप क्या करते हो कि जब आप कार में बैठते हो, है ना, उसके बाहर जो अगर वाइट शीशा लगा हुआ है, तो आपको धूप थोड़ी महसूस होगी। लेकिन अगर वही कार पे जो शीशा लगा हुआ है बाहर चारों तरफ वो ब्लैक होगा, तो क्या होता है? हमारी जो वो प्रकाश है वो हमारी तरफ कम आता है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ पे वही चिकनीदार सतह है, प्रकाश आ रही है वापस, अधिकांश भाग उसका लौट जा रहा है, कुछ ही ऐसे भाग है जो अंदर आती है। तो वही चीज़ होता है रिफ्लेक्शन। समझ रहे हो? तो यही होता है प्रकाश का परावर्तन। हमने समझ लिया इसको। अब आप इसको क्या करें, मैं हट जा रही हूँ, आप इसको ऐसे नोट कर लीजिए। तो आपको इसको ऐसे स्क्रीनशॉट पहले ले लो, फिर बाद में इसको नोट कर लीजिएगा, या तो वीडियो को पॉज कर लो फिर नोट कर लो। ओके, चलो इसके आगे की जो डेफिनेशन है वो अब हम पढ़ लेते हैं। तो हमने अभी पढ़ा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम भी होते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? आपने पढ़ा होगा, 2 नियम होते हैं, है ना। नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, अब यहाँ पढ़ लेते हैं। पहला नियम, दूसरा नियम। अब पहला नियम क्या है? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब परावर्तित किरण। क्या है? 3 चीज़ें हैं। एक है आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अविलंब, और क्या कह रहा है? परावर्तित किरण। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ठीक है, पहली बात तो इसी में कन्फ्यूज़न हो जाती, कितने बच्चों को लिखा क्या हुआ है। समझ गए ना? 3 चीज़ें हैं, एक तो है आपतित किरण, दूसरा है आपतन बिंदु पर अभिलंब, और तीसरी चीज़ क्या है? परावर्तित किरण। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। अब दूसरा क्या कह रहा है? परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। ये है परावर्तन के 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम अभी हमने पढ़ा।
कौन कौन सा है? आपतित किरण, आपतन बिंदु, पराविलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है? परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। देखिए मान लीजिए हमने क्या है, एक चिकनी एक सतह है, यहाँ पे जो सतह का नाम क्या है? M1 M2। ये क्या है? कोई आपतित किरण है, ठीक है, ये क्या है? आपतित किरण, इसको हम क्या कहेंगे? आपतित किरण। माना कोई ए आपतित किरण है, ये क्या है? बिंदु बी से होकर ये क्या करे? रिफ्लेक्ट कर रही है, इसी सतह से देखो वापस रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये क्या है? परावर्तित किरण है। क्या है ये? परावर्तित किरण है। तो कोई किरण ए जो आपतित किरण है, कोई बिंदु बी से परावर्तन हो रहा है और कहाँ पर जा रही है? बी सी मार्ग में आगे बढ़ रही है, और ये एन क्या है? अभिलंब है। क्या है ये? अभिलंब है, अभिलंब। तो अब देखिए, और ये जो बिंदु बी है ये क्या है? आपतन बिंदु है। क्या है ये? आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु का मतलब क्या है? यही तो वो बिंदु है ना जहाँ से ये आपतित किरण होकर परावर्तित हो रही है, तो इसीलिए इसको हमने क्या कहा? आपतन बिंदु कहा। तो ये आपतित किरण हो गई। अब ये जो एन आप देख रहे हो ये क्या है? अभिलंब है। एन क्या है? अभिलंब है। तो यहाँ पर इसके साथ जो कोण बनेगा उसको हम कहेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे इसको? आपतन कोण। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, मान लीजिए अल्फा है और ये बीटा है, तो जो अल्फा बन रहा है इसको हम कहेंगे आपतन कोण। ठीक है बच्चों, और जो यहाँ पे बीटा बन रहा है उसको क्या हम कहेंगे? परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे इसको? परावर्तन कोण। ठीक है, अब देखो यही डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है। आपतित किरण मतलब ये जो आपतित किरण है ए, उसके बाद आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कौन है? बी, और उसके बाद क्या है? परावर्तित किरण। ये जो किरण है ये परावर्तित किरण है। क्या करें? तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल पे तो है ना तीनों, तो ये समझ गए पहली डेफिनेशन। दूसरी क्या कह रहा है? परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। ये है आपतन कोण, ये है और ये है परावर्तन कोण। बीटा क्या है? परावर्तन कोण। अल्फा क्या है? आपतन कोण। दोनों क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर। यह तो डेफिनेशन में लिखी हुई है, समझ गए ना आसानी से। अब डेफिनेशन याद करना मुश्किल तो नहीं है ना। ये आप ध्यान से इस फिगर को देखिए, क्या लिखा हुआ है? कोई एक आपतित किरण ए है, किसी बिंदु बी से रिफ्लेक्ट हो रही है, जो रिफ्लेक्शन वाली लाइन है उसको हमने क्या कहा? परावर्तित किरण बोला है। आपतित, और ये बीच में जो एन दिख रहा है आपको, ये क्या है? अभिलंब है। अभिलंब है, तो अभिलंब के साथ जो आपतित किरण कोण बना रही है उसको हमने कहा आपतन कोण, और परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बना रही है उसको हमने कहा परावर्तन कोण। किस बिंदु से यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है? जिस बिंदु से रिफ्लेक्शन हो रहा है, जहाँ से किरण वापस लौट रही है, उसको हमने कहा आपतन बिंदु। तो ये तीनों, और ये जो M1 M2 है ये क्या है? एक सतह है, चिकनीदार पॉलिशदार सतह है, इसी से तो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यही तो डेफिनेशन में दो ही चीज़ें तो लिखी हुई जो इस फिगर में बना हुआ है, समझ गए ना। चलिए इसके आगे की जो प्रोसेस है जो हमें पढ़ना है वो भी हम पढ़ लेते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है इसके आगे? परावर्तन हमने पढ़ लिया, प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ लिए। अब हमें तीसरा हेडिंग जो पढ़ना है, कॉपी पर डालिए तीसरी हेडिंग, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? ठीक है, तो प्रतिबिंब क्या होता है? यदि प्रकाश की किरण वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के बाद, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या लिखा है? परावर्तन। तो परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। इतनी बड़ी डेफिनेशन समझ में नहीं आई होगी, याद भी नहीं होगी, रट्टाफिकेशन तो बेकार है। देखो क्या कह रहा है इसमें, डेफिनेशन में क्या कह रहा है। मान लीजिए कोई बिंदु ए है, ये कोई बिंदु बी है। बोल रहा है यदि प्रकाश की किरण वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के बाद, अभी हमने पढ़ा परावर्तन क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन, कोई सतह थी वहाँ से जा रहा था, रिफ्लेक्ट होके जा रहा था, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा था, M1 था M2 था, तो ये हो गया परावर्तन इसका, यहाँ पे परावर्तन हो गया। परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस पहले बिंदु को दूसरे बिंदु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। यही तो डेफिनेशन में लिखी हुई है। कोई प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से, किसी वस्तु के बिंदु से चलकर परावर्तन के बाद किसी दूसरे वस्तु के या फिर किसी दूसरे बिंदु से मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, तो पहले बिंदु को दूसरे बिंदु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो समझ गए ना क्या लिखा हुआ है? डेफिनेशन तो बहुत सारा आसान हो गया। तो अब देखो, अब क्या होता है कि यहाँ पे प्रतिबिंब भी इसके भी प्रकार होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है।
पहला क्या है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा क्या है आभासी प्रतिबिंब। इसकी डेफिनेशन समझना बहुत आसान है। देखो अब आप जब वास्तविक प्रतिबिंब की डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो एग्ज़ाम को हैक करने का तरीका है। देखो वास्तविक प्रतिबिंब आपसे पूछे तो सबसे पहले आप याद कर लो प्रकाश जो है प्रतिबिंब जो है इसकी डेफिनेशन याद हो गई ना, अभी मैंने आपको आसानी से बता दिया। अब आपको लिखना है डेफिनेशन किसकी, वास्तविक प्रतिबिंब की और आभासी प्रतिबिंब की। आप इसको याद नहीं करना है। देखो वास्तविक प्रतिबिंब की जब आप डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यदि प्रकाश की किरण वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, ठीक है, क्या लिखा है जाकर मिलती है, तो इस पहले बिंदु को दूसरे बिंदु का क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। मिलती है, मिल जा रही है तो वास्तविक प्रतिबिंब है। अगर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, रियल में मिल नहीं रही है लेकिन हमें वो लग रहा है कि मिल रही है, प्रतीत हो रही है, तो उसको क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। बहुत ज़्यादा आसान है, वही डेफिनेशन है, सब वही बेस्ट कॉपी पेस्ट कर दो, चिपका दो वही सारा, बस यहाँ पे लास्ट में ये स्टेटमेंट चेंज कर दो कि मिलती है, उसमें लिख दो मिलती हुई प्रतीत होती है। तो मिलती है जो वास्तविक हो गया, जो मिलती हुई प्रतीत हो रही है वो आभासी प्रतिबिंब हो गया। कितना आसान है। और ये पॉइंट आप लोगों ने समझ लिया होगा, तो ऐसे आप अगर अपनी कॉपी में बना लेते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा डेफिनेशन याद करना। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों हमें इसके बाद क्या पढ़ना है, गोलीय दर्पण पढ़ना है और गोलीय दर्पण के प्रकार पढ़ने हैं। तो गोलीय दर्पण अभी हम पढ़ते थे डेफिनेशन, उसके प्रकार की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। और जो डेरिवेशन वाला होगा वो हम एक वीडियो अलग से बना देंगे, जिसमें अभी तो सारी डेफिनेशन पढ़ लो, फिर जो डेरिवेशन होगा उसको हम एक वीडियो में पढ़ लेंगे, क्योंकि डेरिवेशन बड़ा है ना, आपको बहुत सारे उसमें लेंसेज वगैरह दर्पण बनाने पड़ेंगे, तो वो मैं एक सेपरेट वीडियो कर दूंगी, ताकि आपको जब डेफिनेशन पढ़नी होगी तो ये वाला वीडियो पढ़ लेना, डेरिवेशन पढ़ना है तो वो वाला वीडियो पढ़ लेना, आपको परेशानी नहीं होगी। अब हम क्या पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया वह भाग होता है या फिर काटा गया भाग होता है, जिसके तल पर पारे की कलई व लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। क्या लिखा है, लाल ऑक्साइड और पारे की कलई, किसकी कलई है, पारे की, और किसका पेंट है, लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है, यह कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, जिसके तल पर पारे की कलई होती है और लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। आपसे यहाँ पे लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी बनता है कि जो गोलीय दर्पण होता है उसके ऊपर किस चीज़ का पेंट होता है, तो किस कलर का होता है, लाल ऑक्साइड होता है। ऑक्साइड तो होता है पर कौन सा, लाल वाला, ठीक है। चलो अब गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है, और एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉनकेव, और उत्तल दर्पण को कहते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है। तो अवतल दर्पण क्या होता है, वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे तल से होता है। अभी हमने पढ़ा परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन, अभी देखा मैंने ना, अभी दिखाया आपको। तो वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है वो अवतल दर्पण हो गया, और जिसमें जो है परावर्तन उभरे हुए तल से होगा वो उत्तल दर्पण होगा। क्या लिखा हुआ है, वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे तल से होता है उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण, और जिसमें जो परावर्तन है वो दबे तल से होगा तो हम क्या कहेंगे उसको अवतल दर्पण। बस यहाँ पे दबा हुआ है, यहाँ पे उभरा हुआ है, इस दोनों चीज़ों पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, ताकि आप ये मिस ना करें और आपकी डेफिनेशन जो है वो सही हो। तो अभी जो है अब हम चलो इसको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण इसको फिगर से समझ लेते हैं, क्योंकि आपको जब आप डेफिनेशन लिखेंगे वहाँ पर कॉपी पर तो क्या करना होगा, आपको वहाँ पे चित्र भी बनाना पड़ेगा। तो चलो चित्र भी समझ लेते हैं। आप इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए। नोट करके फिर अब आपको क्या करना है, अवतल दर्पण ये जो लिखा है डेफिनेशन, इसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देना साइड में, और उत्तल दर्पण के नीचे भी थोड़ी सी जगह छोड़ देना, क्योंकि दोनों में फिगर बनाना है ना, जगह तो यहाँ पे है नहीं। तो अवतल दर्पण के अभी हम फिगर बनाते हैं, आप उसको अवतल दर्पण के डेफिनेशन के नीचे नोट करेंगे। उत्तल दर्पण का जो फिगर होगा वो उत्तल दर्पण की जो डेफिनेशन आपने लिखी है परिभाषा उसके नीचे आपको उसको नोट करना है। ओके चलो बच्चों, अब देखिए अवतल दर्पण जो अभी आपने डेफिनेशन लिखी है उसके नीचे ये वाला चित्र आपको बनाना है। अभी जो हमने डेफिनेशन लिखी वो क्या लिखी है, किसी मतलब वो हमने क्या लिखा कि जहाँ से जो परावर्तन होगा अवतल दर्पण में वो क्या होगा, दबे हुए तल से होगा। किससे होगा, दबे हुए तल से। तो यहाँ पे देखिए अब क्या लिखा हुआ है, एक ये गोला है जो M1 M2 है, ये M1 M2 है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो C है ये क्या है, केंद्र है, ठीक। P क्या है, अक्ष है, ओके। M1 M2 हो गया। अब यहाँ पे ये जो है ये परावर्तन है, मतलब सॉरी यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है इस वाले तल से। तो ये जो यहाँ पे तल आपको दिख रहा है ये दबा हुआ तल, यही होता है परावर्तक
तल। क्या होता है? परावर्तक तल। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं क्या है? इसको कहा जाता है मुख्य अक्ष। अब ये वाला क्या है? ये है उत्तल दर्पण। क्या है ये? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की डेफिनेशन क्या होती है? जो परावर्तन होगा वो किससे होता है? उभरे हुए तल से होता है। तो ये हो गया इसका परावर्तक तल। क्या हो गया इसका? परावर्तक तल। ये जो उभरा हुआ तल आप देख रहे हैं ये है इसका परावर्तक तल। और उत्तल अवतल में यही पहचान होती है। जो अवतल में होता है वो जो परावर्तन है वो दबे तल से, उत्तल में उभरे तल से होता है। ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है? मुख्य अक्ष है। यहाँ पे आप पी डिनोट कर दीजिए, ये पे केंद्र है तो सी डिनोट कर दीजिए। M1 M2 एक आप जो है आभासी लाइन मान लीजिए। ठीक है। अब आपको डेफिनेशन में जब आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे अवतल दर्पण, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद ये जो चित्र है आप उसको वहाँ पे बनाएंगे। चित्र बनाने से ये होगा कि आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। ठीक है। तो ऐसे चित्र आप वहाँ पे बना दीजिएगा। अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया। हमने क्या क्या पढ़ा? प्रकाश का परावर्तन पढ़ा, प्रकाश क्या होता है वो पढ़ा, प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण पढ़ा, गोलीय दर्पण की परिभाषा पढ़ ली, गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, अवतल उत्तल, सभी की डेफिनेशन पढ़ लिया, फिगर भी देख लिया। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब ये वीडियो हम एंड करेंगे यहाँ पे। अगला जो इसके आगे वाला पार्ट 2 होगा उसको भी आप पढ़ना, इसके आगे का होगा। ठीक है। क्योंकि ज़्यादा मैं एक साथ पढ़ा दूँगी तो आप ज़्यादा कवर नहीं कर पाओगे, फिर ऊब जाओगे। तो ऊबना नहीं है, आपको बहुत मन से मेहनत से पढ़नी है क्योंकि आपको बोर्ड में अच्छे स्कोर करने हैं। ठीक है। खुद से आज ये प्रॉमिस कर लो कि हमें अच्छा स्कोर करना है। और उसके बाद वीडियो को फटाफट से देखो। जो भी नया पॉइंट लगे आप नोट कर लीजिए। अगर पहले से आपने स्कूल में पढ़ा है, नोट किया हुआ है, तो उसको आप उसी को रिवाइज़ करें। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मेरा कंटेंट नोट करो, लेकिन आपको जितना भी पढ़ना है आप अच्छे से उसको पढ़िए। ठीक है। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और भी जितने लोग हैं जो 10th बोर्ड वाले एग्ज़ाम देने वाले हैं 24 में, उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। बाय बाय।